देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है शायद, देख लो एक बार। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलास्ट्रेशन, ये जो पीडीएफ मैंने शेयर किया शायद, देखो तो अगर नहीं किया है तो मुझे एक बार बताना, हम दे देंगे जिन लोग को शेयर नहीं किया है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन हम लोग ये लास्ट में ये जो ग्रीन कलर का क्वेश्चन यहाँ से कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 9 तक किया था, लेकिन 9 को आधा ही कर पाए थे। उसमें जो बैलेंस शीट है वो नहीं बना था, और इलास्ट्रेशन 10 जो है ये मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था। तो 9 का बैलेंस शीट और 10 ये दो करवा देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, जस्ट एक पॉइंट है। लास्ट क्लास में यहाँ पर देखो, ये यहाँ मैंने जब सीआरआर में क्या क्या प्रॉफिट ट्रांसफर हो सकता है उसका लिस्ट लिखवाया था। तुम लोग एक बार कॉपी में वो वाला पेज निकालो, वहां ना मैंने ये कैपिटल रिजर्व लिखा दिया। ये एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व जो है वो फ्री रिजर्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब सीआरआर के लिए नहीं होगा, तो कैपिटल रिजर्व को हटा दो, ठीक है। ये सीआरआर के लिए नहीं होता है, इसको हटा दो, ठीक है। ये जहाँ पर लिखा हुआ है इसको हटा दो प्लीज। गुड इवनिंग प्रिया। तो एक बार हटा दो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट वो नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। गुड इवनिंग। रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो उस पॉइंट को हटा दो, बाकी ठीक है। और कुछ नहीं हमें रेक्टिफाई करना है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गलत लिखवा दिया था मैंने, ठीक है। देखो अब इलास्ट्रेशन 9 जो है ये मैंने क्वेश्चन तुम लोग को करवाया था, लेकिन मैंने बोला कि ये जो है इसका बैलेंस शीट का होमवर्क दिया था। और 10 जो है 10th नंबर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता था, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेस करके 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया था। तो इलास्ट्रेशन 9 का बैलेंस शीट तुम लोगों ने किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, किया है क्या? नहीं किया है तो भी हम करवा देंगे, किया है तो भी करवा देंगे, क्योंकि सबने तो नहीं किया होगा, किसी ना किसी ने, मतलब एक आध जन नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। देखते हैं, ठीक है। देखो यस या मैम। फिर इलास्ट्रेशन 9 में देखो क्या दिया हुआ था। एक बार क्वेश्चन नहीं बोलने से याद नहीं आएगा क्या था। अगर तुम लोगों ने एक बार भी नहीं देखा है तो याद तो नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्ट नहीं करवा सकते। एक बार क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। ये देखो बैलेंस शीट यहाँ पर दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2001 इंटर आलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पर 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है, 70 पेड अप था, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर कभी भी हम लोग रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे पार्टली पेड कुछ भी हो, फुल्ली पेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर और 30 हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 30 का कॉल ही क्या होगा, अगर तुम लोग जर्नल एंट्री एक बार देखो, टैली करो, समझ में आ जाएगा। ये देखो कहाँ चला गया, ये देखो हम लोगों ने 30 रुपीज कॉल किया, तो इसका पहले ड्यू एंट्री डाला 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अब अगर सबने पे कर दिया है, फुल्ली पेड अप अगर हो जाएगा, तो फुल्ली पेड अप हो जाने पे हम लोग रिडेम्पशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन होगा, देखो फुल्ली पेड अप हुआ है कि नहीं। अंडर द टर्म ऑफ द इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31st of March 2002 एट 5% प्रीमियम इन ऑर्डर टू। अच्छा, तो कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब फुल्ली पेड ही हुआ है। ऐसा तो नहीं बोला है कि जिनसे पैसा मांगा था उन्होंने नहीं दिया तो फुल्ली पेड अप है, ठीक है। तो हम लोग ड्यू कर सकते हैं जिनको रिडीम करना है, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स को हमें रिडीम करना है एट द रेट ऑफ कितना करके है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, लेकिन 5% प्रीमियम पे जाएगा, ठीक है। मतलब 105 करके होगा। तो 50,000 इंटू 100 और 50,000 इंटू 5 इस तरह का एंट्री होना चाहिए। ये देखो 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 5, टोटल इतना देना पड़ेगा 52,500, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर और कुछ बोला है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स ए राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर 100 इच एट 110। तो कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है 110 वाला। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बाद देखो बाइफर्केशन था कि 20 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन पे जाएगा, 35 जो है वो प्रीमियम पे जाएगा, ठीक है। तो 20 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन में जाएगा, यानी 50,000 इंटू 20। ये देखो 50,000 इंटू 20, फिर ये एप्लीकेशन का पैसा क्या होता है,
पहले रिसीव फिर ट्रांसफर हो जाता है। फिर अलॉटमेंट का दिखाया, अलॉटमेंट 35 का था, तो 35 में अगर 10 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है, तो फिर बाकी 25 होगा। ये देखो कैपिटल का 25, यहाँ पर 10 और यहाँ 35, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट का पैसा भी क्या हो जाएगा, पहले ड्यू होता है ना, अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, उसके बाद जो है ट्रांसफर होता है। ये देखो ड्यू और ट्रांसफर हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट में, मतलब इक्विटी शेयर जो सब्सक्राइब होना चाहिए था फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएगा आफ्टर फुलफिलिंग नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये मैंने लास्ट दिन भी समझाया था तुम लोगों को कि अगर हमें क्वेश्चन में बोल दे कि कंपनी सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है वो कभी भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रीमियम का पैसा है, पुराना जो रूल्स था, मतलब वो रूल्स से अभी भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बता ही दिया है कि सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से करना है, तो ये पैसा पुराने रूल्स के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट होता था, लेकिन ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से होगा, जो 2,50,000 है, ठीक है। तो 2,50,000 जो है वो कैप इससे प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो और बाकी जो है जनरल रिजर्व वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन दिखाया था, फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड 50 लाख। ये देखो फेस वैल्यू देखना चाहिए कितना रिडीम होगा, 50 लाख, ठीक है। और इक्विटी शेयर से कितना पैसा मिला, 2,25,000। फेस वैल्यू लेना पड़ेगा 2,25,000। ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल का यहाँ पर 2 लाख नहीं, सॉरी 2,50,000। ये देखो यहाँ पर 10 लाख और यहाँ पर 17,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें प्रीमियम का पैसा भी है, तो प्रीमियम का पैसा हमें नहीं लेना है, फेस वैल्यू लेना चाहिए। तो 10 लाख और 12,50,000 यानी 22,50,000 माइनस करने से 27,50,000। ये देखो मैंने टोटल करके भी दिखाया था। तो 27,50,000 जो है, इतना हम लोगों को फिर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व। अगर ये इक्विटी शेयर से आ गया तो सॉरी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो इतने का सीआरआर क्रिएट होगा 27,50,000 का, जो हमें फ्री रिजर्व से क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पर फ्री रिजर्व में क्या है, जनरल रिजर्व जो कि एनफ है 50 लाख है। ये देखो यहाँ से यूज कर लिया 27,50,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट भी हो गया। अब इसका हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन याद आ गया होगा कैसा था, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखो बैलेंस शीट में क्या क्या होगा। पहला बात है, ये क्वेश्चन बैलेंस शीट फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो एसेट साइड कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो बैलेंस शीट होगा वो एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट का होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट मतलब जहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या क्या होगा, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर और अमाउंट। सबसे पहले क्या आता है ये हमें याद रखना चाहिए, फॉर्मेट जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंडर आ जाता है शेयर होल्डर फंड, ये तो फॉर्मेट है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। इसका नोट्स बनना चाहिए क्योंकि शेयर कैपिटल में काफी सारा चेंजेस है। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी नोट बनेगा, जिसका भी डिटेल्स होता है उसका नोट बन जाता है, ठीक है। शेयर रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर पहले नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है। ये नोट्स के हिसाब से जो बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब तुम लोग बताओ कि कैसे हम लोग शेयर कैपिटल का डिटेल्स जो है वो कैसे लिखना पड़ेगा, मतलब क्या क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखने का जो तरीका है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल में देखो, सबसे पहले पुराना जो डेटा है उससे हम लोग चेक करेंगे। 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, 70 पेड अप करके, जिसको हम लोगों ने फुल्ली पेड अप कर दिया था, फुल्ली पेड अप करके पेमेंट करवा दिया था, ठीक है, मतलब रिडीम करवा दिया। तो यहाँ पर ये वाला जो है, इसमें हम लोग का कितना पैसा आया है, 35 लाख जो है वो तो चला गया, ठीक है, वो तो चला गया, ये तो अब नहीं आएगा। तो क्या बचा, 1 लाख इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो चला गया, रिडीम कर दिया हम लोगों ने। 1 लाख इक्विटी शेयर 100 ईच वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। और ये देखो फुल्ली पेड अप है ना, ये देखो फुल्ली पेड अप, तो हम लोग लिख देते हैं फुल्ली पेड अप।
तो कितना हो जाएगा 1,100,000 वाला, यानी यहाँ पर 100 लाख हो जाएगा, 100 लाख। ठीक है, ये इक्विटी शेयर का हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वाला तो चला जाएगा प्रेफरेंस शेयर, लेकिन कुछ नया शेयर हम लोगों ने इशू किया था। नया क्या इशू किया था, ये एंट्रीज देख के हम लोग बता सकते हैं। ये देखो, प्रेफरेंस शेयर कॉल किया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बना था, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा चला गया। इक्विटी शेयर बना है, देखो नया इक्विटी शेयर बना है 50,000, है ना, 50,000 रुपीज का इक्विटी शेयर बना है। तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे इसके नीचे, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। 100 ईच वाला है, देखते हैं कितना वाला था। 100 ईच, 100 ईच, और इशू जो हुआ है 110, 100 ईच इशूड एट, ये जो है ये फेस वैल्यू है, और इशू प्राइस क्या है, इशूड एट 110, लेकिन पेड अप कितना है बता सकते हो क्या, पूरा पेड अप है? देखो यहाँ पर 20 बीइंग पेएबल ऑन नो एप्लीकेशन। मैम, हाँ, कितना पेड अप है बताओ फिर? 45 45 होगा। ये इसमें वो बाकी प्रीमियम है ना उसमें, तो वो तो नहीं लेंगे ना। हाँ, वो नहीं लेंगे, तो ये टोटल 55 हो रहा है, लेकिन -10 करके इसको कितना लेंगे 45। ठीक है, कि 40 पेड अप 45 है, और फिर 10 रुपीज कहाँ पर दिखाना चाहिए, तो ये 10 रुपीज भी तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने रिसीव कर रखा है, 10 रुपया भी रिसीव किया है 35 के साथ, तो ये 10 रुपया कहाँ दिखाना पड़ता है, रिजर्व सरप्लस में, रिजर्व एंड सिक्योरिटी सरप्लस में। सिक्योरिटीज प्रीमियम के हेड में दिखाएंगे, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 45 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 110 इशू प्राइस था, जो कि 100 वाला शेयर था, लेकिन कितना है ₹45 पेड अप लिखेंगे। ठीक है, ₹45 पेड अप। तो कैपिटल में कितना गया, ये देखो, कैपिटल का पैसा ऐड करने से भी हमें पता चलेगा। ये देखो, कैपिटल में ये वाला 10 लाख, और यहाँ पर ये देखो 12 लाख 50, कितना हो जाता है 10 लाख और 12 लाख 50, 22 लाख 50। ये इंटू करके देखो, वही होगा 50,000 इंटू 45, दोनों तरह से करके देख सकते हैं हम लोग, 22,50,000। ठीक है, एंट्री से तो डायरेक्टली हम लोग देख के ऐड करके बता सकते हैं, और वैसे भी यहाँ पर 50,000 इंटू 45 कर 22,50,000, 100 ईच करके ये इसका फेस वैल्यू है, और इसका इश्यू प्राइस है 110 इंक्लूडिंग प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम का पैसा प्रीमियम की जगह दिखाना पड़ता है, जो प्रेजेंटेशन का सिस्टम है रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंडर में, तो यहाँ पर हम लोग 45 लिखेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 22,50,000, और ये 100 लाख कितना हो जाएगा 1,22,50,000, 1,22,50,000, 1,22,50,000। अच्छा, अब हम लोग रिजर्व सरप्लस बना लेते हैं, नोट्स नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। पहले देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या क्या है। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख है। क्या इसमें कुछ और भी ऐड होगा न्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि 35 रुपीज में 10 रुपीज का प्रीमियम भी तो हम लोगों ने रिसीव किया। अभी अभी हम लोगों ने वहां पर कम अमाउंट लिखा 45, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यहाँ जाना चाहिए था, दैट इज ये हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 लाख, तो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगा 10 लाख, क्योंकि हम लोग नए वाले मेथड से कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमें बोल दिया है, तो 10 लाख अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। और ये तो हम लोगों ने यहाँ पर ही देख लिया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे किसी भी हालत में डेबिट नहीं हुआ है, सिर्फ जनरल रिजर्व से ही काम हो गया, जनरल रिजर्व डेबिट हुआ है। ठीक है, और प्रीमियम का पैसा जो है वो पीएल से पे हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है 2,50,000। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद और क्या है, कौन सा रिजर्व है देखते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 20 लाख, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 20 लाख, और भी क्रिएट हुआ है इस बार, तो ऐड होगा। न्यू क्रिएटेड कितना है, न्यू CRR 27,50,000।
ऐड करो न्यू CRR 27,50,000, तो टोटल हो गया 47,50,000। ठीक है। अच्छा, और कौन सा रिजर्व है? और है जनरल रिजर्व 50 लाख, जिसमें से कुछ यूज हुआ है। जनरल रिजर्व 50 लाख, CRR के लिए 27,50,000, फॉर CRR 27,50,000। और ये वाला एंट्री शायद मैंने नहीं किया, ये एंट्री भी होना चाहिए। ये वाला एंट्री रह गया जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का 2,50,000, ये एंट्री मैंने नहीं किया। ये वाला एंट्री यहाँ पर लिख देते हैं। हम बोल तो रहे तब से, लेकिन वो एंट्री किया ही नहीं मैंने। लास्ट और एक एंट्री हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है डेबिट था, लॉस, उसको राइट ऑफ कर देते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और न्यू रूल के हिसाब से, पुराना रूल्स में अगर करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते, ठीक है। लेकिन हम लोगों को नए रूल्स के हिसाब से करना है, तो हम लोग फ्री रिजर्व यानी PL वगैरह को यूज करेंगे। तो 50 लाख है, 50 लाख में से यूज कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 2,50,000, देख लेते 2,50,000 था, हाँ 2,50,000। और इतना ही हमारा जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000, ठीक है। तो ये 2,50,000 भी चला जाएगा, और वो इनफ था, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एंट्री नहीं किया था, लेकिन 50 लाख टोटल जनरल रिजर्व था, उसमें से 27,50,000 और 2,50,000 यूज करने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो लेस कर देते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम, 20 लाख मैम। बचेगा ना इसमें? जनरल रिजर्व 20 लाख बचेगा मैम। अच्छा, बचेगा 20 लाख, ठीक है। हाँ, वही सोच रहे हैं, बचना तो चाहिए। तो 20 लाख रुपीस जो है ये रह जाएगा। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 20 लाख। अच्छा, और तो कुछ नहीं था। अब ऐड कर लो, ऐड करके देखो कितना बन रहा है। ऐड कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, देखो, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि करेंट लाइबिलिटी भी तो होता है कोई भी एक कंपनी का, या फिर कोई भी इंडिविजुअल, एक बैलेंस शीट का करेंट लाइबिलिटी भी हो सकता है, उसके बारे में तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी रख सकते हैं। रिजर्व सरप्लस को जो ऐड करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, मेरा ऐड गलत हुआ क्या यहाँ पर? ओ, मैंने सिर्फ इसको लिख दिया। देखो, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, सारा ऐड करना पड़ेगा ना। तुम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 30 लाख और 47,50,000 कितना हो जाएगा? 77 लाख। 77,50,000। हाँ 77 हाँ, मैंने 50,000। एक रिजर्व लिख दिया सिर्फ, इसीलिए 77,50,000, 77,50,000। और अब हम लोग एसेट लिख सकते हैं। एसेट्स, एसेट्स में यहाँ पर करंट एसेट का ही पता चलेगा कितना कैश आया है, उससे हम लोग करंट एसेट के अंडर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो लिख सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट्स नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट बना लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा? बैंक में पहले से ही है 15 लाख, बैंक 15 लाख। अच्छा, अब यहाँ से देखो कितना पैसा आया। एक बार आया है 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर का जो फाइनल कॉल है उससे 15 लाख आया है, ये लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा। फिर 15 लाख के बाद 10 लाख आया, ये लिख देते हैं। ये दोनों पहले लिख लेते हैं, ऐड कर देते हैं फ्रॉम फाइनल कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के फाइनल कॉल से कितना अमाउंट आया था? प्रेफरेंस शेयर के फाइनल कॉल से कितना अमाउंट आया था? कितना आया एक बार देख के बताओ। 15 लाख आया शायद ना, 15 लाख ही आया। यस मैम, अच्छा, 15 लाख आया। हाँ। फिर फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर से पहले आया 10 लाख, 10 लाख जो
एप्लीकेशन का आया, फिर उसके बाद अलॉटमेंट में आया 17,50,000। देखो एंट्री देखने से समझ जाओगे, ये देखो ना यहाँ पर बैंक अकाउंट Yes, ma'am. डेबिट, हाँ फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये दोनों ऐड करना पड़ेगा और लास्ट में पेमेंट है 52,50,000। तो पहले ये सब ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 27,50,000। तो कितना हो जाएगा 15 ये हो गया 30 और 27, ये कितना हो जाएगा 30 + 27, ये हो गया 57,50,000 प्लेस पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोगों को कितना पे करना पड़ा, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 52,50,000। तो कितना बचेगा, फिर 5 लाख। 5 लाख। ये बैलेंस बच जाएगा, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 लाख। बस ये इतना ही करना था होमवर्क में तुम लोगों को, ठीक है। तो ये होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब इलास्ट्रेशन 10 जो है वो इलास्ट्रेशन 9 जैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट जो है अलग यहाँ पर कर दिया है, ये देखो, मतलब क्वेश्चन वही रहेगा। विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन इलास्ट्रेशन 9 above and further assuming that the preference shareholders holding 2000 shares fail to make the payment for the final call made। देखो अभी मैंने क्वेश्चन तुम लोग को थोड़ी देर पहले ही रीड करवाया था, तो वहां पर तुम लोग देख सकते हो कि पार्टली पेड था, तो पहले फाइनल कॉल किया गया, फाइनल कॉल का पैसा सारा मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बोल रहे हैं कि अगर 2000 शेयर होल्डर नहीं दे पाते फाइनल कॉल का पैसा, और कंपनी जो है वो सेक्शन 55 के अंडर जो है मेड अंडर सेक्शन 55 यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होगा, सेम उस इलास्ट्रेशन 9 का ही बोल रहा है, ठीक है। तो अगर इलास्ट्रेशन 9 ही हमारा क्वेश्चन है तो वहां पर एंड शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट भी दिखाना है विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एज ऑन 31 December 2001 assuming that the shares in the default are forfeited after giving proper notices। बोल रहा है कि जो assuming that the shares इन डिफॉल्ट आर फॉरफिटेड, मतलब जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका शेयर फॉरफिट कर देना है। ये अगर एकदम जो प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट क्लास था वो अगर तुम लोगों ने अटेंड किया या देखा है तो वहां पर देख सकते हो, ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना क्लियर नहीं कर पाता है, अपने शेयर को फुल्ली पेड नहीं कर पाता है, तो उसका शेयर हम लोग फॉरफिट कर देंगे और बाकी लोगों को रिडेम्पशन कर देंगे। जस्ट यही वाला पॉइंट लिखा हुआ था एकदम स्टार्टिंग वाले क्लास में, ठीक है। तो ये प्रॉपर नोटिस के साथ इसे फॉरफिट कर देना है। ये अगर नहीं भी बताएगा तो यही चीज हमें फॉलो करना था, ये लास्ट का पॉइंट जो बता रखा है कि फॉरफिट कर दिया, ये अगर नहीं भी बताएगा तो हम लोग यही एजम्पशन लेंगे कि फॉरफिट हो जा रहा है, क्योंकि बिना पे करने पे फॉरफिट कर दिया जाता है। अच्छा अब देखो इलास्ट्रेशन 10, तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग फाइनल कॉल जो है उसे ड्यू करेंगे, तो 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब कितने फाइनल कॉल होंगे, कितने शेयर पे, 50,000 पे था शायद, ये वाला क्वेश्चन था। ये देखो 50,000 पे कितना 30 रुपीज 70 पेड अप था, 100 का शेयर है तो 70 अगर पेड अप ऑलरेडी है तो 30 रुपीज का फाइनल कॉल होगा, 50,000 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 15 लाख, ठीक है। टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो एज इट इज होगा, क्योंकि ड्यू तो हम लोग सभी को करेंगे। ड्यू करने पे ये पता नहीं चलता है कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, सबको नोटिस भेज दिया जाता है पैसा देना है। अब जब पेमेंट का टाइम चला जाएगा, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम के अंदर पे करना है, जो नहीं करेगा उसे हम लोग डिफॉल्टर मानेंगे कि टाइम चला गया फिर भी पे नहीं किया। तो जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा बता सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसा मिलेगा कितने लोगों से पैसा मिलेगा, क्योंकि 2000 शेयर होल्डर्स जो है वो फॉरफिट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो बोलो कितना पैसा मिलेगा, बताओ अमाउंट क्या होगा, कौन बोलेगा, बोलो अमाउंट कितना होगा। 50,000 में से 2000 लोगों ने नहीं दिया तो कितना, मतलब 50। 14,40,000। मतलब कितने लोगों ने दिया, 50,000 में से 2000 माइनस करने से 48,000। हम्म
अब 48,000 जो है वो इतने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, एक जन के पास 5, 8, 10 शेयर हो सकता है। मतलब 40,000 शेयर्स पे पैसा मिला, क्योंकि 2,000 पे नहीं मिला। कितना मिला? 30 करके कॉल किए थे तो 30 करके ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा? इसका इंटू करने से होता है 14,40,000। जो नहीं मिला उसको क्या बोला जाता है? कंपनी अकाउंट्स में जो पैसा नहीं मिलता है उसे क्या बोला जाता है? बोलो, पता है टर्म? जो पैसा नहीं मिलता है उसको क्या बोला जाता है? कॉल किए थे बट पैसा नहीं मिला, इसका एंट्री मैंने लिखवाया था, प्रेफरेंस शेयर के फर्स्ट क्लास में भी लिखवाया था। बोलो, कॉपी देख के बताओ, अगर कॉपी में नोट डाउन है तो वहां से देख के भी बता सकते हो। बोलो क्या होगा अगर पैसा नहीं मिलता है तो? फॉरफिट कर देंगे ना मैम। तो एंट्री क्या होता है? लैंग्वेज क्या होता है? बोलो, सबने 12 में किया है। कॉल्स इन, एरियर। हाँ, सिनेमा। कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर मतलब कॉल किया लेकिन पैसा नहीं मिला। कितना कॉल्स इन एरियर हुआ? 2,000 शेयर्स पे। 48,000 पे मिल गया, 2,000 पे कॉल्स इन एरियर हो गया 60,000। अच्छा, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होगा। इससे क्या होता है, ये और ये जो है कैंसिल हो जाता है। तो नेट एंट्री क्या हुआ? पैसा आया 14,40,000, पैसा नहीं आया 60,000, और कैपिटल जो है वो 15 लाख दिखेगा। लेकिन 15 लाख जो है उसमें रिसीव जो है 14,40,000 हुआ है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में तो वहां से कॉल्स इन एरियर 60,000 माइनस करके दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रेजेंटेशन होता है। अब ये पैसा तो है पूरा नहीं मिला, ठीक है। अब इनका शेयर जो 2,000 शेयर वाला है ये फॉरफिट हो जाएगा। अब हम लोग फॉरफिट का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फॉरफिट का एंट्री किस तरह से होता है? तो इसका मेन चीज सुनो। फॉरफिट मतलब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिल करने से कंपनी ऐसा सोचेगी कि मुझे इन लोगों से कितना पैसा मिलने वाला था अगर ये लोग मतलब डिफॉल्टर नहीं होते, और मुझे कितना पैसा मिला और मुझे कितना पैसा नहीं मिला। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 2,000 जो शेयर्स है इससे कंपनी को कितना पैसा मिलता टोटल? अगर इन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होता तो कितना पैसा मिलता? एक एक शेयर पे अगर 100 रुपए करके मिलने वाला था, मतलब ओवरऑल। अब ये 70-30 पार्ट पार्ट में मांगा गया वो हम नहीं बोल रहे, लेकिन कंपनी जब कैंसिल करती है वो पूरा पूरा सोचती है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता तो कितना पैसा मिल जाता 2,000 शेयर पे? 100 2 रुपए, लाख 2 लाख, ठीक है। अच्छा, और कितना नहीं मिला और कितना मिला ये बताओ। ये इनका सोच था, ठीक है। ये मिलना चाहिए था। कितना मिला और कितना नहीं मिला ये बताओ। 70 मिला, 30 नहीं मिला। हाँ, 70 मिला और 30 नहीं मिला, ठीक है। तो 1,40,000 मिला, हाँ, 1,40,000 मिला और 60,000 नहीं मिला। हाँ, ये नहीं मिला। अब जो मिल गया कंपनी उसे वापस नहीं करने वाली, ठीक है। कंपनी बोलेगी कि हम ये वापस नहीं करेंगे। नॉर्मली देखो हर एक बिजनेस में ऐसे ही होता है, कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक टर्म के हिसाब से जो है उसका मतलब चल रहा है, ठीक है। टर्म के हिसाब से मतलब पूरा पैसा ही देना है, अगर नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, कंपनी को जो पैसा मिल गया वो कंपनी नहीं लौटाएगी। तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाता है, वन काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि इनकम जैसा। मतलब इनकम ही तो है, मतलब शेयर से जो पैसा है वो तो कैपिटल बनाना था, लेकिन ये फॉरफिटेड शेयर का पैसा है जो कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। जो नहीं मिला वो लॉस है, ठीक है, और जो मिल गया वो प्रॉफिट है, ठीक है। जो मिल गया वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं मिला उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस। और कंपनी ऑलरेडी देखो लॉस बुक कर चुकी है ना। कॉल्स इन एरियर डेबिट करने का मतलब है लॉस बुक कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट देखो फिर ये कैसे डील होगा। ऑलरेडी ये लॉस बुक किया हुआ है, ठीक है। तो अब लॉस को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। कोई भी लॉस बुक करने के बाद उसको क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। तो कंपनी फॉर फ्यूचर का कोई भी एंट्री डालती है, जब तुम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ोगे जिनका है, तो वहां पर भी हम यही चीज सिखाएंगे कि इक्विटी शेयर पे भी सेम होता है, ठीक है।
इक्विटी शेयर भी जब फॉरफिट होता है तो इसी तरह से होता है, कितना पैसा मिलता, कितना मिला और कितना नहीं मिला, इसी बेसिस पे ही एंट्री भी होगा। तो ये देखो कंपनी सोच रही है कि मुझे कितना पैसा मिलता, लेकिन एक्चुअली इनका शेयर तो फॉरफिट कर रही है कंपनी, ये जो 2000 शेयर्स है तो उनको डेबिट कर देगी क्योंकि कैंसिल कर रही है उन लोगों को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं रख रही है, तो कैंसिल करने से ऐसे हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि 2000 शेयर कैपिटल डेबिट हो जा रहा है, कितने से, 100 से, ठीक है। जो मिलने वाला था, इतना पैसा मिलने वाला था, नहीं मिला, ठीक है, लेकिन जो मिल गया वो वापस नहीं करेंगे तो इसीलिए वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो टू शेयर फॉरफीचर, कैसे प्रॉफिट हुआ, फॉरफिट करके, कैंसिल करके। 2000 इंटू 70, 1,40,000, और जो नहीं मिला वो लॉस है, तो लॉस ऑलरेडी बुक किया हुआ था, अब लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो वो डेबिट था तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, कॉल्स इन एरियर, ये डेबिट करके इसको कैंसिल, मतलब कंप्लीट, मतलब क्लोज कर देंगे अकाउंट को, यहाँ ओपन था यहाँ पर क्लोज हो गया, टू कॉल्स इन एरियर, 2000 इंटू 30, 60,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यही पॉइंट चेंज था और कुछ भी पॉइंट चेंज नहीं था, इलास्ट्रेशन 10 में तुम लोग देख सकते हो, जस्ट यही वाले पॉइंट से चेंज किया था, बाकी एज इट इज होगा। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल लिख लेते हैं कि शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर इशू करने से एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बस पिछले वाले क्वेश्चन से देख के ही लिखना है तुम लोग को, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर इशू किया गया और 20 रुपीज जो है एप्लीकेशन में मिला, अभी अभी मैंने ये सब रीड करके बोला तुम लोगों को, तो 10 लाख। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा ड्यू हुआ प्रीमियम के साथ, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन बोल रहे सॉरी, अलॉटमेंट, तो पहले ये ट्रांसफर कर लेते हैं, इक्विटी शेयर ये ना कैपिटल नहीं, इसको एप्लीकेशन लिख देते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तभी ट्रांसफर का एंट्री लिख पाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ड्यू, रिसीव और ड्यू का एंट्री कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर तुम लोग चाहो तो इसको स्किप करके डायरेक्ट बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, अगर हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग जब क्वेश्चन में बोलेगा तो हमें इसका मतलब जो मतलब क्या बोले, जो मतलब बाइफर्केशन एंट्री है वो दिखाना चाहिए अलग अलग करके, ठीक है। अगर नहीं बोलेगा पूरा, मान लो 100 रुपया मिल रहा है ऐसा बोल रहा है, तो हम लोग बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे, लेकिन जब हम लोग को पता है एप्लीकेशन का कितना, अलॉटमेंट का कितना, तो अलग अलग करना चाहिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट का एंट्री होगा, अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट 35 करके है, 50,000 इंटू 35, 17,50,000। अच्छा, कैपिटल में लेकिन 35 नहीं जाएगा, कैपिटल में कितना जाएगा, यहाँ पर 35 जाएगा, 50,000 इंटू 35, कैपिटल में जाएगा 10 रुपीज कम 25, और 10 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, 10 रुपीज यानी 5 लाख, और ये हो जाएगा 12,50,000। अब रिसीव होगा, पूरा पैसा ही मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 17,50,000। अच्छा, अब हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर जनरल रिजर्व, ये सब क्रिएट करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व बोल रहे हैं, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा,
अच्छा, सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा? जितना हम लोगों ने फ्रेश इशू किया है और बाकी जो बच रहा है, ठीक है, और जितना हम लोगों को राइट ऑफ करना है, तो वर्किंग नोट यहाँ पर बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 ये ऐसे होगा, ये देखो सेम इस तरह से वर्किंग नोट बनाएंगे। फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम्ड, यहाँ पर 50 लाख था, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज होगा बताओ? फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम्ड कितना है यहाँ पर? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, बताओ फेस वैल्यू कितना है? ये तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है कितना रिडीम, अच्छा मैंने एंट्री नहीं किया ना, रिडीम कितना होगा? 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, इसके बाद नहीं किया एंट्री। चलो पहले एंट्री कर लेते हैं रिडम्पशन का। बोलो कितना रिडम्पशन यहाँ पर दिखाए? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, कितने लोगों को पैसा पे बैक करना है, रिटर्न करना है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोलो कितने लोगों को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा जिनका फुल्ली पेड शेयर है? फुल्ली पेड शेयर कितने लोगों का है? टोटल प्रेफरेंस शेयर 50,000 था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या 50,000 इंटू 100 वही होगा या फिर कुछ और होगा? बताओ। मैम 48,000 होगा ना, 50,000 कैसे होगा? उतना हाँ तो पैसा ही नहीं है। हाँ, उन्होंने तो फुल्ली पेड अप किया ही नहीं, जिन उनका शेयर भी कैंसिल हो गया जिनका शेयर फुल्ली पेड अप है उनको ही हम लोग रिटर्न करेंगे। उनसे जितना लिया था वो पूरा ही रिटर्न करना पड़ेगा और प्रीमियम रिटर्न करना पड़ेगा। तो लिया कितना है? पहले 70 लिया था, फिर 30 मांगा, तो टोटल 100, ये तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, 48 लाख। और इसके साथ साथ प्रीमियम, प्रीमियम कितना परसेंट बोला है? 5%। यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा, 5% प्रीमियम यानी 5 रुपया, कितना हो जाएगा? 48,000 इंटू 5 देखना पड़ेगा, 2,40,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,40,000 और 48 लाख, 50 लाख 40,000, ठीक है, 50 लाख 40,000 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितना फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितना हो रहा है? 48 लाख। लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कितना है? यहां से दिखेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखो 10 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख 50, तो कितना हो जाएगा? वही 22 लाख 50, ये माइनस हो जाएगा। फेस वैल्यू लेना चाहिए, तो यहाँ पर 10 लाख प्लस 12 लाख 50, तो ये हो जाएगा 22 लाख 50। तो ट्रांसफर टू सीआरआर बाकी अमाउंट, मतलब सीआरआर इतना क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रांसफर नहीं, क्रिएट सीआरआर, ठीक है, क्रिएट सीआरआर, इतने का सीआरआर क्रिएट होगा। 48 लाख माइनस 22 लाख 50,000, 25 लाख 50,000, इतने का सीआरआर होगा 25 लाख 50,000, ठीक है। अच्छा, अब सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर कहाँ से क्रिएट करेंगे? जनरल रिजर्व से। पहले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है उसे राइट ऑफ कर देते हैं, उसके लिए हम लोग नए रूल्स के हिसाब से क्या यूज करेंगे? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,40,000, पहले ये यूज कर लेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगर यही क्वेश्चन हम लोगों को पुराने मेथड से करने के लिए बोला जाता तो हम लोग ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते थे। 5 लाख था, हमें 2,40,000 चाहिए था। अब सीआरआर क्रिएट करेंगे तो 2 सीआरआर, सीआरआर कितने का बनना है? 25 लाख 50,000। सबसे पहले जो है जनरल रिजर्व वगैरह देखा जाएगा, तो रिजर्व में कितना है? 50 लाख, उसमें से कितना यूज हुआ है? 2,40,000, तो ये आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व यहाँ पर यूज हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25 लाख 50,000 टू सीआरआर। अच्छा, आप पे कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक
कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ये पूरा 50,40,000। बस हो गया, ठीक है। अब इसका भी बैलेंस शीट बनेगा, देखो कैसे होगा। ये भी एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में ही बनेगा। দিদি একটু লাস্টটা দেখাও। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। अच्छा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, नोट, नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पॉइंट 1, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितना होगा? कैलकुलेट करो सब कोई, देखो देख के मुझे बताओ कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितना होगा, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर ये वाला शेयर तो रहेगा, ये 50,000 ये रिडीम हो जा रहा है। 1,00,100 वाला, 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, fully paid up। अच्छा, नया शेयर इशू हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर भी 45 ही होगा, 100 ईच, ₹45 पेड अप। ये हो जाएगा 50 और 45, 22,50,000। सेम ही होगा, बाकी तो रिडीम हो गया, तो मुझे लग रहा है सेम ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और एक पॉइंट भी आएगा, जो शेयर फॉरफिट हुआ है उसका पैसा भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, बाकी लोगों को हम लोगों ने रिडीम कर दिया, 50,000 प्रेफरेंस शेयर था, ठीक है। सबको रिडीम नहीं किया। 50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर में से हम लोगों ने 2,000 के अलावा बाकी 40,000 को रिडीम कर दिया, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट में नहीं आएगा वो पूरा चला गया। लेकिन जो 2,000 था उसको हम लोगों ने फॉरफिट कर दिया, तो उसका पैसा तो हम लोगों ने रिटर्न नहीं किया। जो पैसा मिल गया उसको तो रिटर्न नहीं किया, क्योंकि रीपेमेंट का मतलब क्या होता है? जब रिडेम्पशन होता है इसका मतलब रीपेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर तुम लोग एंट्री से भी देख सकते हो। ये देखो, 8% प्रेफरेंस शेयर 50,000 ड्यू हुआ था, लेकिन पैसा 48,000 से मिला। 2,000 जो लॉस हुआ कॉल्सिन एरिया, उसको हम लोगों ने क्लोज कर लिया, और शेयर फॉरफिट बोल के 1,40,000, मतलब ये पैसा रह गया। ये जो लिया था 70 रुपीज वो तो रिटर्न नहीं किया, बाकी लोगों को 100 रुपीज, उसके साथ और भी 5 रुपीज रिटर्न किया। लेकिन 2,000 जो शेयर्स था उसके लिए जो 70 रुपीज रिसीव कर रखा था उसको हम लोगों ने रिटर्न नहीं किया, तो वो पैसा यहाँ पर एज ए कैपिटल शो होगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल का पैसा था जो हम लोगों ने रिटर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने जो है वो कॉल्सिन एरियर कर दिया, और जो पैसा हम लोगों ने कॉल किया था फाइनल कॉल वो पूरा नहीं दे पाया। तो 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर of ₹100 each, 70 called up, and 2,000 forfeited। तो 2,000 एट द रेट ऑफ 30 करके, हाँ नहीं 70 करके जो कॉल्ड अप था, तो 30 तो कॉल किया था वो नहीं मिला, तो जो मिला वो यहाँ पर रह जाएगा एज ए कैपिटल। तो ये 1,40,000 एज ए कैपिटल रह जाएगा, शेयर फॉर फीचर का अमाउंट। तो ये टोटल यहाँ पर एक 1,40,000 भी आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एकदम एज इट इज नहीं होगा, ये फॉर फीचर अमाउंट भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न नहीं होता है इसीलिए।
तो प्लस 1,40,000 प्लस यहाँ पर हो गया 100 लाख। 1,23,90,000। 1,23,90,000। 1,23,90,000। अब रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, और जो नया शेयर इशू हुआ। ম্যাম বলছি যে প্রেফারেন্স শেয়ার তো কিছু থাকলো না, তাহলে এই এন্ট্রিটা এখানে কেন হলো? মানে লাস্টে যেটা প্রেফারেন্স শেয়ার কিছু তো রইলো না, প্রেফারেন্স শেয়ার ওটা তো ফরফিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ফরফিট হলে ফরফিচারের টাকাটা যে থেকে যাচ্ছে ওটা ফেরত করছে না ক্যাপিটালের। যে 70 টাকাটা ধরো নিয়েছে একজনের থেকেই, ভাবো কি আমি একজনের থেকে পাবো 100 টাকা, আমি ওর থেকে 70 টাকা নিয়েছি, 30 টাকা ওর থেকে পরে চেয়েছি, ও 30 টাকা আমাকে দেয়নি, তাহলে আমি ওর 70 টাকাটাও ফেরত করিনি, তাহলে ওই 70 টাকাটা আমি অ্যাজ এ ক্যাপিটাল যেহেতু নিয়েছিলাম, তাহলে ওটা আমার অ্যাজ এ ক্যাপিটালই থেকে যায়। এই যে শেয়ার ক্যাপিটাল ফরফিটেড, ওইটা ক্যাপিটালটা লেখে না, মানে শেয়ার ক্যাপিটালেরই টাকা, কিন্তু ওটা ফরফিটেড টাকাটা আমি ফেরত করছি না, কারণ ওটা আমার ফরফিচার করে দেয়া মানে ক্যান্সেল করছি, তার মানে কিন্তু শেয়ারটা হোল্ডিংটা ক্যান্সেল করছি। 70 টাকা করে যেটা পাওয়ার সেটা কিন্তু আমি নিজের কাছেই রেখে নিয়েছি, কোম্পানি কিন্তু সেই 70 টাকাটা নিজের কাছেই রেখে নিয়েছে। তাহলে আমি তো ওই 70 টাকাটা এজ এ ক্যাপিটালই ওর থেকে নিয়েছিলাম, তাহলে ওটা এজ এ ক্যাপিটাল আমার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে শো করবে, কিন্তু নামটা থাকবে শেয়ার ফরফিচার বলে। বুঝতে পারলে কেন তো এখানে লিখবো? কারণ দেখো 30 রুপিস তো আমি পাইনি, আমি ওর থেকে চেয়েছিলাম। আমি যেই 100 রুপিসটা যখন আমি প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করেছিলাম, তখন আমি এন্ট্রিটা কি করেছিলাম? তখন আমি এন্ট্রি এইভাবে করেছিলাম, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু প্রেফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল। তখন আমি এই 50,000 শেয়ার হোল্ডার থেকে কত পেয়েছি? 70 রুপিস করে পেয়েছি। 30 রুপিস পরে চাইবো, তাহলে এই 50,000 এর মধ্যেই তো ওই 2000 শেয়ার হোল্ডারও আছে, 2000টা শেয়ারের ব্যাপারও আছে। তো এই 70 টাকাটা তো আমি অ্যাজ এ ক্যাপিটালই পেয়েছিলাম, এই 70 টাকাটা এর মধ্যেই তো ওই 2000টাও আছে। এই 70 টাকাটা ক্যাপিটাল পেয়েছিলাম, এই 70 টাকার ক্যাপিটালটাই তো আমি ফেরত করতে চাইছি। এই যে এখানে রিডেমশনে যখন এন্ট্রি দিচ্ছি, এটাই আমি ফেরত করতে চাইছি। এই যে রিডেমশনের এন্ট্রিটা যখন করছি, না কোথায় গেল রিডেমশনের এন্ট্রি, এই যে, কিন্তু তখন দেখো আমি 50,000 দিয়ে করছি না, 48,000 দিয়ে করছি। কেন? কারণ আমি 2000 যে প্রেফারেন্স শেয়ার আছে তাকে আমি রিটার্ন করব না। কত টাকা রিটার্ন করব না? পার হেড 70 রুপিস করে আমি রিটার্ন করব না। এই জন্য করব না কারণ ওরা হচ্ছে ফুললি পেড আপ করেনি, তাহলে ফরফিট হয়ে গেলে এটা তো অ্যাজ এ ক্যাপিটালই আমার কাছে থেকে যায়, ওই জন্য ফরফিটের টাকা থেকে যায়। যেটা নিয়ে নেয় সেটা ফেরত করে না, তো যেটা ফেরত করছে না ওটা তো অ্যাজ এ ক্যাপিটালই নিয়েছিল, সেই জন্য ক্যাপিটালের মতোই ব্যালেন্স শিটে ওটাকে দেখাতে হয়, কিন্তু ওটাতে নাম দিয়ে দিতে হয় শেয়ার ফরফিচারের টাকা। ওটা ক্যাপিটালের নয়, ওটা যে ক্যাপিটালটা আমি রিটার্ন করিনি, কারণ আমি ওটা ফরফিট করেছি, যেহেতু কলসিন এরিয়ার করেছে সেই জন্য নামটা ওখানে দেখাতে হয় শেয়ার ফরফিচার বলে। যেরকম কলসিন এরিয়ারটা লেস করে দেখায়, সেরকম শেয়ার ফরফিচারটা অ্যাড করে দেখায় যদি ফরফিচারে কোনো টাকা থাকছে। বোঝাতে পারলাম কেন থাকবে? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, अच्छा न्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना आया? 5,000, सॉरी 5 लाख। ये तो सेम ही रहेगा एज इट इज, जैसे कर रहे थे, तो हो गया 10 लाख नए वाले शेयर इशू से। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये ऑलरेडी था इन लोगों का, और कुछ क्रिएट हुआ। सीआरआर क्रिएट पहले से था 20 लाख, और न्यू सीआरआर इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना बना? 25,50,000। 25,50,000 तो कितना हो जाएगा? 45 लाख। हाँ, 45,50,000। और जनरल रिजर्व पहले से था 50 लाख, यूज्ड इन सीआरआर और यूज्ड इन सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं उसे, प्रीमियम, यूज्ड इन राइट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम राइट ऑफ के लिए कितना, और इसके लिए कितना हो जाएगा? 2,40,000, और यहाँ पर हो गया 25,50,000।
25,50,000 और 2,40,000। इसका भी आंसर अलग आएगा यहाँ पर। $22,10,000 प्लस 10,00,000 $45,50,000 $77,60,000 $77,60,000। अच्छा, और यहाँ पर एसेट साइड आ जाएगा। एसेट्स में वही कैश एंड करेंट एसेट, पहले लिखना पड़ेगा करेंट एसेट। करेंट एसेट्स के हेड के अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स नंबर 3। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक 15 लाख। ऐड करेंगे फाइनल फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल से जो भी पैसा मिला $14,40,000। $14,40,000 और फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से भी पैसा मिला। यहाँ पर ऐड करने से ही दिखेगा। ये देखो एंट्री से हमेशा पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो एंट्री रीड करने आना चाहिए। ये देखो 10 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो कैपिटल लिख रहे हैं ना, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट दिखा रहे हैं तो बैंक देखना चाहिए। ये देखो एक 10 लाख यहाँ पर ये रहा 17,50,000 10 लाख और 17,50,000 और यहाँ पर बैंक जो है क्रेडिट हो गया, ये माइनस हो जाएगा 10 लाख और 17,50,000। तो ये हो गया 27,50,000 लेस पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पेमेंट कितना होगा? मैम 6,50,000 होगा क्या कैश? 6,50,000, हाँ 6,50,000 होगा। अच्छा 50,40,000 पेड जो है। $15,00,000 $14,40,000 $27,50,000 minus $50,40,000 $6,50,000। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट है तो ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यू दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा पूछते फिर ऊपर कुछ क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार एमसीक्यूज जो है वो तुम लोगों से पूछ लेते, देखो तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज टू। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन से काम में यूज नहीं होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम का पूरा पीडीएफ शायद शेयर नहीं किया, लेकिन एक ऐसे 5 नोट्स था वहां पर मैंने पढ़ाया था ना, क्यों पहले वाला रूल्स जो है वो अभी नहीं एप्लीकेबल है, नया रूल्स आ गया। तो वो पॉइंट अगर किसी को याद है तो बता सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम किस चीज में यूज नहीं होता है? बोनस शेयर इशू करने में हाँ बोलो। बी नंबर में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए अभी नए मतलब जो रूल आए हैं उसके हिसाब से ये होगा, तो पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
ACE Limited issued 2010% preference share of ₹100 each at par on 1/4/2001. तो 1/4/2001 में इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, तो कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा इनके पास? तो 2 लाख। एंट्री हुआ होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ 2 लाख, ठीक है 2 लाख, विच आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। अब ये रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, विथ 10% प्रीमियम, मतलब 2 लाख तो देंगे और भी 10% देंगे, ठीक है, और भी 10% देंगे, यानी टोटल 2,20,000 ये लोग रिटर्न करना चाहते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन द कंपनी इशूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो कंपनी चाहती है कि वो 1,500 इक्विटी शेयर इशू करेगी एट द रेट ऑफ 100 वाला, लेकिन 20% प्रीमियम, मतलब एक्चुअली 120 में इशू करने वाली है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट CRR में कितना जाएगा, ये पूछा गया है। बोलो, कोई बताओगे? और भी ऑप्शन दिखा देते हैं, रुको एक मिनट, नीचे भी ऑप्शन है, एक तो 50,000, वैसे तुम लोग खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, ऑप्शन 50, 40, 2 लाख, 50, 40, 2 लाख। ट्राई करोगे तो करो एक बार, 50, 40, 2 लाख। रूल्स याद है? रूल्स क्या होगा, देखो, या तो हमें क्वेश्चन में ये बता देगा कितना शेयर इशू कर रहे, या तो हमें क्वेश्चन में ये बता देगा कितना CRR में कुछ तो एक हमें बता देगा। 50,000। 50,000, करेक्ट। ये देखो इस तरह से होगा, हमें क्या लिखना पड़ता है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम, जो शेयर रिडीम करने वाले हैं उसका फेस वैल्यू लिखो। तो फेस वैल्यू कितना है, 2,000 इंटू 100, 2 लाख, ठीक है। और अगर हम लोग को पता है कि कितना इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं, तो वो लेस कर दो तो पता चल जाएगा, बाकी अमाउंट CRR में जाने वाला है, तो कितना इक्विटी शेयर इशू करने वाले उसका भी फेस वैल्यू लेना चाहिए। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड वो 1.5 कितना लाख। हो जाएगा, हाँ 1 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000, 1,500, 100 रुपए करके फेस वैल्यू लेना चाहिए। देखो अगर नोट्स देख रहे हो तो मिल जाएगा, वहां पर लिखा हुआ होगा तुम लोगों का, तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000, ठीक है। ये 50,000 का CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो फाइनेंस तो इसी तरह से करना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट को यूज कर लो, या तो फिर शेयर इशू कर दो। तो शेयर इशू कितना करना है वो अगर बता दिया है तो बाकी का CRR होगा। तो ये हो गया 50,000, इसीलिए आंसर 50,000 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, which of the following cannot be used for the purpose of creation of capital redemption reserve? CRR क्रिएट करने में कौन सा रिजर्व इन तीनों में से यूज नहीं होता है, ये पूछ रहा है, बोलो मैम कौन सी सा? वाला अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। हाँ, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, मतलब फ्री रिजर्व नहीं है। फ्री रिजर्व कौन सा है, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट मतलब यहाँ से डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते, मतलब डिविडेंड पे करने के लिए इस रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। और वैसे तो तुम लोग को पता है जनरल रिजर्व तो यूज होता ही है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। PL भी यूज होता है, PL का क्रेडिट बैलेंस तो ऑब्वियसली यूज होगा, क्योंकि ये भी फ्री रिजर्व होता है, तो कौन सा नहीं होगा, अनक्लेम्ड डिविडेंड होगा। और वैसे भी देखो ये पॉइंट से ही पता चलता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, तो फ्री रिजर्व है ही नहीं, तो पॉइंट C हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जो नया वाला रूल्स आया उसके बारे में बोल रहा है। सेक्शन 52 है, ये 55 नहीं है, 55 तो प्रेफरेंस शेयर के लिए, लेकिन 52 में जो अमेंडमेंट आया है मतलब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला। सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द अमाउंट इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हम लोग कौन से पर्पस में यूज नहीं कर सकते हैं तीनों में से? मैम फॉर परचेज ऑफ ऑन सिक्योरिटीज, सी वाला होगा। सी वाला, फॉर परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी, यस। ये क्यों होगा? ये तो होगा ना लॉसेस ऑफ कंपनी, हम लोग जो प्रीमियम, हाँ, ये लॉस। हाँ तो फिर कौन सा प्रीमियम, सिक्योरिटी से परचेज कर पाएगा, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई सा भी? क्या चीज और एक बार बोलो। अगर सी वाला पॉइंट होगा तो मैम क्यों होगा, मतलब वो मतलब कोई सा भी सिक्योरिटी परचेज कर सकता है अगर खुद का सिक्योरिटी है तो, मतलब हाँ आज के टाइम हाँ यूज कर सकता है वो। हाँ, वो यूज कर सकता है बाई अच्छा, में। इसका नोट्स था ना एकदम स्टार्टिंग में, हम लोगों ने लास्ट दिन जो 5 पॉइंट पढ़ा था, वो 5 पॉइंट में देखो क्या क्या था, हम एक बार बता देते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला याद आ जाएगा।
देखो एक टेबल जैसा था, अगर याद आ रहा है तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम लोग यूज कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। बोनस इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। बिजनेस का किसी भी तरह का एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, ये सब के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। और परचेज ऑफ ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, ये पॉइंट नंबर ई में था, ये मैंने बोला था तुम लोगों के साथ शेयर कर देंगे, शायद मैंने हम भूल गए नहीं किए, लेकिन हम कर देंगे जरूर, ठीक है। और अगर भूल भी जाते हैं तो तुम लोग याद दिला, तो हम जरूर आज कर देंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था उसके साथ साथ कि सेक्शन 130 मतलब सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 133 के हिसाब से पॉइंट नंबर बी और डी जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें बी पॉइंट में था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला और डी पॉइंट में था वही प्रीमियम रिडेम्पशन वाला, ठीक है। तो ये राइटिंग ऑफ लॉस जो है ये प्रीमियम का ही बात हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम पे राइट ऑफ करना तो वन टाइप ऑफ लॉस होता है, तभी तो हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट करते हैं। तो वही बोल रहा है कि सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट जो है वो प्रीमियम का लॉस या भी किसी भी तरह का लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन परचेज ऑफ ओन सिक्योरिटीज के लिए यूज होता है, जो कि पॉइंट ई में था। पॉइंट ए, सी और ई ये अभी तक वैलिड है, वैलिड जो नहीं है वो पॉइंट बी और डी। अच्छा ये देखो 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ठीक से पढ़ के देखो। द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, द प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, द प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। ये तो आसान है, बताओ ए वाला मैम, फ्रेश ए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। हाँ इक्विटी शेयर इशू करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी इक्विटी शेयर को हम लोग इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, ठीक है। डिवेंचर इशू कर सकते हैं बट उसको यूज नहीं कर सकते, एफडी वगैरह भी यूज नहीं, ऐसा कोई मतलब प्रोविजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कौन सा ट्रू पूछ रहा है। कैपिटल प्रॉफिट रियलाइज्ड इन कैश कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट आर नॉट परमिटेड टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या लग रहा है, ठीक से पढ़ के देखो समझ जाओगे। अगर बाकी पॉइंट हमें नहीं भी पता है, लेकिन सीआरआर के बारे में तो हमें पता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ पर यूज होता है, बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज होता है, ये भी मैंने देखो फर्स्ट क्लास मैम में फर्स्ट लिखवाया था। वाला नहीं होगा, फर्स्ट ए वाला होगा। हाँ ए दिस वाला स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ फर्स्ट वाला जो है ट्रू है। तुम लोग अगर सीआरआर का यूज देखो तो वहां पर मैंने लिखवाया हुआ है कि बोनस शेयर इशू करने के लिए सीआरआर यूज होता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ ये कभी भी लॉस या एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं होता है। सीआरआर जो है कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल पर्पस पे ही यूज होगा, तो बोनस शेयर वगैरह इशू करने के लिए सीआरआर का यूज होता है, इसीलिए पॉइंट ए जो है वो ट्रू होगा। 7 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अकाउंट ऐसा है जो सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब सीआरआर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बताओ देखो जनरल तीन आंसर, जनरल रिजर्व तीन आंसर तो नहीं होगा ना। बाकी चीजों के बारे में अगर कंफ्यूजन लगता है, जनरल रिजर्व तो हमेशा यूज होगा सीआरआर क्रिएट करने के लिए, तो यही होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का पैसा जो है वो यूज नहीं होता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट मतलब क्या, जो शेयर फॉरफिट हो जा रहा है उस पर जो पैसा रिसीव हो रखा है वो पैसा हम लोग ऐसे कैपिटल दिखा देते हैं, तो ये सीआरआर में नहीं जाता है। और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि अगर बिजनेस इनकॉर्पोरेट होने के पहले अगर हम लोग किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देखो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। अगर हम लोग किसी का बिजनेस को खरीद रहे हैं तो उसके बिजनेस के प्रॉफिट को भी हमें खरीदना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो प्रॉफिट हम लोगों ने खुद से क्रिएट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि हम लोग तब तो वो बिजनेस कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो जब हम लोग किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस भी खरीदना पड़ता है। तो अगर प्रॉफिट खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब हम लोगों ने अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश किया ही नहीं,
लेकिन जिसका बिजनेस खरीद के हम लोग नए नए चलाना चाह रहे हैं उसी बिजनेस को नए नाम से या फिर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करके, तो उसके पहले हमें जो पैसा मिल रहा है उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ये। या फिर इसका अगर एकदम मतलब नॉर्मल सा एग्जांपल देखो तो देखो जैसे कि जो हमारा प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर होता है, ठीक है, जैसे पहले मतलब ग्रैंडफादर से फादर से फिर उनके बच्चे को जो ट्रांसफर होता है, तो ये क्या होता है, ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मान सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने मेहनत नहीं किया, जो मेहनत हमारे मतलब पापा ने या दादाजी ने किया था उसका बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हाँ, यहाँ पर खरीदने का बात नहीं होता है, लेकिन ये बिजनेस के रेस्पेक्ट में ये होता है कि जो खुद का कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, किसी का प्रॉफिट जब खरीद रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। लेकिन इससे सीआरआर का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसका मैंने लिस्ट देखो लिखवाया भी था तुम लोगों को, जिसको मैंने आज ठीक भी करवाया एक पॉइंट यहाँ पर। ये देखो क्या क्या रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं, जो भी फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 देखो, preferential amounting 2 lakh already issued on 1/4/2001 are redeemed at a premium of 5%। 2 लाख का टोटल कैपिटल है, 5% प्रीमियम के साथ रिडीम करना है, यानी 2,10,000 बाय इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग टू 1 लाख, ठीक है। तो शेयर कितना इशू होगा वो भी बता दिया, 1 लाख वाला शेयर इशू होगा एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बताओ सीआरआर में कितना 1 ट्रांसफर लाख हो होगा? जाएगा। 1 लाख था। यस मैम, पॉइंट 1 लाख नंबर, जाएगा। हाँ 1 ओके, लाख ही होगा। ये लेना है फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम्ड 2 लाख, और मैम 1 लाख फ्रेश इशू है। हाँ, और फ्रेश इशू जो है वो 1 लाख है, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू वो भी 1 लाख है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस करने से 1 लाख, तो 1 लाख हो जाएगा जो सीआरआर में जाने वाला है। अच्छा, 9th नंबर देखो, एक कंपनी who prepares financial statement in compliance with accounting standard under section 133 of the Companies Act 2013, मतलब नया वाला जो रूल्स है, अगर कोई कंपनी सेक्शन 133 के अंडर में कंपनीज एक्ट के अंडर में आ रही है और वो एएस फॉलो कर रही है, तो उसके ऊपर क्या लागू होता है, इट कैन नॉट यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती, कौन से पर्पस में, बिना यहाँ पर देखे भी हम लोग बता सकते कौन से पर्पस में यूज नहीं करेगी। इसी पे तो हम लोग कर रहे थे मैम लास्ट। अरे हाँ, वो क्या कहता है अपना, क्या कहता है वो, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम, रिडीम करने के लिए नहीं करेगी प्रीमियम को, मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीम जो होगा उसमें जो प्रीमियम होगा उसमें यूज नहीं करेगी, और वो मिसलेनियस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए नहीं करेगी। हाँ तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा फिर, परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज के लिए कर सकती है, टू राइट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनीज, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी। तो सी मेनली हम वाला। लोग ये वाला लिखेंगे, ठीक है। यस 9 का सी होगा मेनली, ये वाला, मैम। ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट MCQ है 10th नंबर, when shares are redeemed by utilizing distributable profit, an amount equal to face value of share redeem is transferred to dash account by debiting the distributable profit। अच्छा, ये क्या बोला है देखो फिर से बता देते, व्हेन शेयर्स आर रिडीम, जब शेयर हम लोग रिडीम कर रहे हैं मतलब पैसा लौटा रहे हैं, कैसे, बाय यूटिलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब सीआरआर क्रिएट करना। ये पॉइंट देख के तो दिमाग में आ जाना चाहिए ना, हम लोग तो दो ही तरह से रिटर्न कर सकते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं फाइनेंस के पार्ट की तरफ से अगर देखें, या फिर हम लोग फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम इज ट्रांसफर्ड, सीआरआर में कितना अमाउंट जाता है, जितना फेस वैल्यू का हम लोग शेयर रिडीम करने वाले हैं, ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, मतलब डैश अकाउंट जो होगा अकाउंट का नाम, बाय डेबिटिंग द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, किसी भी तरह के फ्री रिजर्व को डेबिट करते हुए हम लोग इस अकाउंट को क्रिएट करते हैं। इस अकाउंट का नाम क्या है? सीआरआर। सीआरआर, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेसमेंट भी दिया हुआ है, तो जल्दी जल्दी में पॉइंट ए में नहीं टिक करना है हमें, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये इतना सारा यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ था, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा है, लेकिन पॉइंट वही है कि सीआरआर के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन, लेकिन आंसर देख के भी तुम लोग समझ सकते हो कि क्या पूछने वाला है यहाँ पर।
ठीक है, और एमसीक्यू इसमें नहीं है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस था उसको देख लेते हैं। ये देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 29। देखो, टी लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। ठीक है, इन लैक्स इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड 400, ये इन लैख में है। ठीक है, इन लैख में है। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, फंड्स एम्प्लॉयड इन फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन। मतलब फंड्स एम्प्लॉयड इन का मतलब क्या होता है, हम लोग बिजनेस में जो पैसा कैपिटल जुगाड़ करते हैं तो उससे बिजनेस में तो लगाते ही हैं, उसके अलावा फिक्स्ड एसेट वगैरह भी खरीदते हैं, तो उसको बोल रहा है फंड्स एम्प्लॉयड इन फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन। जो फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाया गया था आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन उसका अमाउंट हो रहा है इतना। ठीक है, ये 560, ये सब का टोटल हो रहा है। ठीक है, ये 15, 25 और 260 का टोटल 300 हो रहा है शायद। ठीक है, ये 300 हो रहा है रिजर्व का टोटल, और यहाँ पर ये 200 और 400, तो 400, 200, 600 और 300, 900। ठीक है, और ये 560 जो है ये फिक्स्ड एसेट ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड है 900, और ये टोटल ऑफ रिजर्व दिया हुआ है। करेंट एसेट ये देखो ये वाला 540, करेंट लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखा के यहाँ से लेस करके दिया है, यानी वर्किंग कैपिटल दिखाया है 340। ये दिखाने का तरीका है, दे ही सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा डेटा ही दे रखा है लगभग। ठीक है, लाइबिलिटी एसेट सभी दे रखा है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है देखो, अच्छा एक चीज और एक चीज बता देते, देखो यहाँ पर एसेट लाइबिलिटी पूरा दिया हुआ है इसका, और एक प्रूफ भी देखो, यहाँ 900 है, ये पूरा लाइबिलिटी साइड दिया हुआ था जो कि नॉन करेंट लाइबिलिटी, और ये देखो करेंट लाइबिलिटी कितना है 200। तो अगर टोटल करके एक ही साइड में दिया हुआ रहता तो वो होता 9 और 2 कितना हो गया 1100। ठीक है, और एसेट साइड कितना होता, फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन ये वाला 560, और करेंट एसेट ये वाला, तो ये देखो 560 प्लस 540, ये भी 1100 हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट जो है ये फॉर्मेट थोड़ा सा मतलब अलग करके दे दिया है यहाँ पर, लेकिन ये बैलेंस शीट पूरा दिया हुआ है। तो इससे अगर बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो ये एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर बैलेंस शीट दिया हुआ है, बस ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। द कंपनी redeemed preference share as on 1st April 2015 at a premium of 10%. You are required to pass necessary journal entries to record the above. बस इतना सा ही बोला है कि हमें जर्नल एंट्री पास करना है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या एंट्री होगा, सबसे पहले क्या एंट्री करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि कितना प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन 29। तो पहले हम लोग ड्यू करते हैं, जितना रिडीम करना पड़ेगा ड्यू एंट्री, तो 12% ऐसे लिखेंगे, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इतना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल कर देंगे 200 लाख। ठीक है, और अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर प्रीमियम कुछ बोला था 10%। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम बोल रखा है यहाँ पर 10%, तो 10% यानी 20 हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक है, होल्डर मतलब जिनको पे करने वाले हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैसा जुगाड़ करना पड़ता है, तो पैसा जुगाड़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो प्रेफरेंस सॉरी या तो हम लोग शेयर इशू करते हैं, या फिर हम लोग अपना जो डिविजिबल प्रॉफिट है मतलब फ्री रिजर्व है उसको यूज करेंगे, और जितना यूज करेंगे उतने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो इक्विटी शेयर के बारे में कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब तक इक्विटी शेयर के बारे में नहीं बताएगा तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। कितना सीआरआर क्रिएट होगा ये बताओ, सीआरआर कितना क्रिएट होगा, उतना ही होगा जितना फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन है, तो फेस वैल्यू ऑफ 200। रिडेम्पशन, हाँ
200 तो सीआरआर क्रिएट करेंगे। अच्छा ये प्रीमियम भी तो राइट ऑफ करना पड़ता है, तो पुराने रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। और अगर नए रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, रेवेन्यू रिजर्व। हम दोनों ही रिजर्व पॉइंट यहाँ पर, हाँ दोनों पॉइंट ही दिखा देते, पहले प्रीमियम का एंट्री दिखा देते, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यू रूल्स के हिसाब से जाते हैं, ठीक है, न्यू रूल्स के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एंट्री है इसलिए हम दो चीज जो है कंपेयर करके दिखा देते हैं। न्यू रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो यूज करना पड़ेगा रेवेन्यू रिजर्व, जो फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू रिजर्व 22 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। और अगर ओल्ड रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2020। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 था, मैंने देखा नहीं, हाँ 25 था, चलो यूज कर सकते हैं आराम से, ये ओल्ड रूल के हिसाब से जाएंगे तो होगा। अच्छा थर्ड पॉइंट में सीआरआर क्रिएट कर लेते हैं। सीआरआर उतना होगा फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम 200, तो 2 CRR ये 200 होगा, तो फ्री रिजर्व से यूज करना चाहिए। तो फ्री रिजर्व जो रेवेन्यू रिजर्व था उसमें ऑलरेडी 260 था, 260 में से अगर यहाँ से देखें तो 20 यूज हो गया है, फिर भी हमारे पास 240 है जो कि इसके लिए एनफ है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट, ठीक है 200। अब न्यू रूल्स के हिसाब से जाते हैं तो भी हम लोग 200 आराम से लिख सकते हैं, और अगर ओल्ड रूल्स के हिसाब से जाते हैं तो 260 है, 260 में से 200 ले ही सकते हैं। तो ये देखो ये डिफरेंस होता है, रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर, ठीक है, डेबिट। अच्छा 20 होगा अब ना मैम? हाँ 200 होगा, हाँ 200। हाँ सीआरआर है ना 200 यस। होगा। अच्छा अब पे करेंगे, पे करने का एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 220, ये वाला पे हो गया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा अब इलास्ट्रेशन 30 देखो, यहाँ पर क्या बोला है, इलास्ट्रेशन इलास्ट्रेशन 30 में दिया हुआ है, ये भी एमसीक्यू की तरह है। देखो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड आउट इन ईच केस व्हाट अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर रिजर्व। तो बोलना है कि ये चार जो केस है इसमें से सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम 10 लाख एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू, ठीक है, पार मतलब फेस वैल्यू, इसमें कुछ भी प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है, फेस वैल्यू 10 लाख में रिडीम करना है। फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10 लाख, तो सीआरआर कितने का क्रिएट होगा बोलो। अगर हम लोग 10 लाख रिडीम करने के लिए 10 लाख का शेयर जीरो। इशू कर रहे, जीरो, करेक्ट जीरो। देखो सीआरआर कितना होगा, सीआरआर कैसे होता है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम, ये पहले देखना पड़ेगा जो कि है 10 लाख। अगर प्रेफरेंस शेयर सॉरी अगर इक्विटी शेयर या फिर जैसा भी शेयर हो, ये शेयर इशू होगा कितना वो हमें बता दिया है, तो वो हमें लेस करना चाहिए, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू, ठीक है, तो वो भी 10 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर नील, कुछ भी सीआरआर क्रिएट करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नील, तुम लोग पॉइंट ए देके ऐसे लिख दो नील। पॉइंट बी इसका बताओ, 10 लाख रिडीम करना है लेकिन 5% प्रीमियम के साथ, 8 लाख का हम लोग फ्रेश इशू करने वाले हैं, तो कितना सीआरआर क्रिएट होगा, 2 लाख का मैम। 2 लाख, करेक्ट। ये देखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू 10 लाख, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर मतलब फ्रेश इशू विथ फेस वैल्यू लिखना चाहिए, ठीक है। तो 10 लाख का, यहाँ पर 5% कंसीडर थोड़ी ना करेंगे, तो 10 लाख 8 लाख, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लाख, तो ये 2 लाख का बनेगा सीआरआर यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो 10 लाख एट पार में हमें रिडीम करना है, 8 लाख का हम लोग नया शेयर इशू करेंगे 10% प्रीमियम वाला, ठीक है। तो फिर कितना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन दो, हमें कभी भी प्रीमियम लेना ही नहीं है सीआरआर के टाइम पे, तो कितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम 10 लाख, ठीक है। हर जगह पे तो 10 लाख ही है ना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम 10 लाख, और यहाँ पर फ्रेश जो शेयर इशू हो रहा है उसका भी फेस वैल्यू कितना है 8 लाख, तो फिर यहाँ पर पॉइंट सी ये 2 लाख हो जाएगा, ये भी सीआरआर का 2 लाख हो जाएगा। पॉइंट डी 10 लाख 5%, 8 लाख एट द रेट ऑफ 10%, तो 10 लाख रिडीम करना है फेस वैल्यू 5% प्रीमियम के साथ, और 8 लाख एट 10% प्रीमियम वाला शेयर इशू हो रहा है,
तो कितना हो जाएगा, सीआरआर में कितना जाना चाहिए? मैम इसमें भी 2 लग जाएगा। इसमें भी 2 लाख जाएगा क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो 10 लाख है शेयर रिडीम का, प्रेफरेंस शेयर का, और जो शेयर इशू हो रहा है नया वाला उसका फेस वैल्यू है 8 लाख। तो 10 लाख माइनस 8 लाख, यहाँ पर भी 2 लाख होगा। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आराम से तुम लोग हर एक क्वेश्चन में वो कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे भी हम लोगों ने किया हुआ है बड़े बड़े क्वेश्चन में। तो ये हो गया, यहाँ पर भी 2 लाख लिख दो। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, पॉइंट ए नील, बी 2 लाख, सी 2 लाख, डी 2 लाख। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें पुट करने से ही आंसर आ जाएगा। तो 31 हम तुम लोग को होमवर्क देंगे, 32 करवाएंगे क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, 32 और 33 दो क्वेश्चन छोटा छोटा है, ये हो जाएगा। 32 का देखो क्या बोल रहा है। शेयर ऑफ 10 each 2 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 2 लाख, लेस कॉल सीनेरियर। ये देखो ये थोड़ा पुराने मेथड से दिया हुआ है इसलिए नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह नहीं बनाया है। ठीक है, लेकिन ये देखो कॉल सीनेरियर अगर होता है तो इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा। हम लोगों को कैपिटल जो है वो मिलने वाला था 2 लाख शेयर इशू करके, लेकिन अगर कॉल सीनेरियर हो गया है 2 रुपए करके तो 10,000 रुपए, 10,000 का कॉल सीनेरियर हो गया है। इसका मतलब 5,000 शेयर पे कॉल सीनेरियर हुआ है क्योंकि 2 रुपए करके 5,000 शेयर पे ही 10,000 होता है। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पर बाकी शेयर पे मिलने वाला था तो 2 लाख, और यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 होगा शायद। 2,000 इंटू 10, ये 2 लाख है ना, तो 20,000 होगा। 20,000 में से 5, हाँ 20,000 में से 5,000 का पैसा नहीं मिला होगा। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स फिलहाल तो हमें नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये इतना पैसा नहीं मिला। तो और उसके बाद 14% प्रेफरेंस शेयर दे रखा है 100 ईच। ठीक है, 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन, ये लोन है। ठीक है, बाकी ये सब रिजर्व है। थोड़ा सा पुराना फॉर्मेट है इसीलिए देखो रिजर्व बोल के कुछ लिखा नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस बोल के, लेकिन यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, अब एसेट में देखो नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस 1 लाख, तो टोटल 5 लाख दोनों साइड, लाइबिलिटी और एसेट साइड। अच्छा क्या बोला है देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एज ऑन 1 Jan 2019 ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। इशू किया है इन्होंने 4,000 इक्विटी शेयर एंड ₹50,000 10% डिवेंचर। ये एक्चुअली थोड़ा सा मतलब लिखने का लैंग्वेज जो है थोड़ा गलत हो गया, कुछ मिसप्रिंट भी है इसमें। ठीक है, कुछ ऑमिट हो गया। ये देखो इशू 4,000 इक्विटी शेयर, 4,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। ठीक है, और ये 4,000 इक्विटी शेयर कितना करके इशू कर रहा है, कुछ नहीं बोलने से हम लोग 10 रुपीज मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर का 10 होता है। तो 4,000 इक्विटी शेयर्स एंड 50,000 10% डिवेंचर, ये रुपीज जो है ये नहीं होगा। ठीक है, तो 50,000 डिवेंचर, और डिवेंचर अगर नहीं बता रहा है कितना, ओ अच्छा एक्चुअली ये रुपीज 50,000 है, मतलब ये इन्होंने ये लिखना चाहा था ₹50,000 10% डिवेंचर। ठीक है, तो 50,000 रुपए का डिवेंचर इशू हुआ, ये गलत नहीं है, ये ऐसा है, ये रुपीज इस तरह से लिख दिया। रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडीम होगा। रेज नेसेसरी बैंक लोन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडेम्पशन एंड टू हैव ₹15,000 एज बैलेंस। बोल रहा है कि बैंक जो बैलेंस है, बैलेंस मतलब यही बैंक बैलेंस, बोल रहे हैं कि बैलेंस 15,000 रहना चाहिए जो करंट एसेट है, तो 1 लाख में 15,000 रह जाना चाहिए। और अगर प्रेफरेंस शेयर को इशू करने के लिए पैसे का कमी हो रहा है तो बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, एडमिट क्लेम ऑफ ₹4,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। ये देखो यहाँ पर एक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड था, यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में एडमिट किया गया है क्लेम ऑफ ₹4,000। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बनाया ही जाता है वर्कर को कंपेंसेट करने के लिए तब जब वर्कर
वर्किंग टाइम में अगर इंजर्ड हो जाता है, मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है, बाई चांस अगर इंजर्ड हो जाता है किसी वजह से, तो उसको तुरंत जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत होगा उसका पैसा कंपनी की तरफ से कंपेंसेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो जिनको लगभग जाता है, चोट वोट लग जाता है, उनके लिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बनाया जाता है ताकि कंपनी ऑन दैट मोमेंट उस फंड का पैसा यूज कर सके, ठीक है, उस पर्पस के लिए। तो 10,000 पैसा इन्होंने जमाया था, जिसमें से 4,000 का क्लेम आया, मतलब 4,000 रुपए का जरूरत हो गया। तो अभी फंड में कितना पैसा बचेगा? अगर 10,000 का फंड बनाया था हम लोगों ने चोटिल लोगों को पे करने के लिए, उसमें से चोट लगा है जितने लोगों को, अब कितना लोगों को लगा है वो नहीं पता, खर्चा दिख रहा है 4,000, तो कितना बचा उस फंड में? 6,000। अगर 6,000, तो हम लोग 6,000 यूज कर सकते हैं सीआरआर के लिए। अब ये मैंने क्यों बोला, अगर तुम लोग अपना लिस्ट देखो जो मैंने लास्ट दिन लिखवाया था, वहां पर तुम लोग देख सकते हो कौन कौन सा रिजर्व यूज हो सकता है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब तो याद रहता ही है। ये देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये भी यूज कर सकते हैं। और डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, क्योंकि वो डिविडेंड पे करने का होता है तो ये फ्री रिजर्व ही होता है। तो देखो अभी इस क्वेश्चन में रिजर्व बहुत सारा दे रखा है, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है मतलब, लेकिन बहुत सारा रिजर्व दे रखा है, कैसे डील करना है उसी के लिए ये क्वेश्चन करेंगे। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है, अगर वो सीआरआर के लिए यूज करते हैं तो वो 10,000 के जगह अभी हमारे पास बचा हुआ है उसका 6,000, तो सीआरआर के लिए हम लोग 6,000 ही यूज कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो और क्या बोला है इसमें। यूटिलाइज ₹10,000 आउट ऑफ डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व फॉर द पर्पस। तो इस पर्पस के लिए बोल रहा है कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को यूज करो। यहाँ पर बोला है कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को यूज करो, लेकिन सिर्फ कितना, यूटिलाइज ₹10,000, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में कितना है 20,000, इसमें से हम लोग यूज कर सकते हैं कितना 10,000, ठीक है, बाकी नहीं यूज कर सकते, तो सिर्फ 10,000 यूज कर सकते हैं सीआरआर के लिए, फॉर द पर्पस मतलब सीआरआर, क्योंकि बाकी तो इक्विटी शेयर इशू हो रहा है ना, तो इक्विटी शेयर जितना इशू हो रहा है बाकी का जितना भी कम होगा उसका सीआरआर चाहिए होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व को यूज करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। नॉर्मली एक चीज देखो, ये डेवलपमेंट जो रिबेट रिजर्व है ना, ये सीआरआर के लिए यूज नहीं होता है। ये पॉइंट एक बार तुम लोग नोट करना चाहो तो कर लो कि ये सीआरआर में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि यूज करो इस पर्पस के लिए, तो क्वेश्चन को हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, ये पॉइंट लिखवा देते हैं कि सीआरआर में क्या क्या नहीं जाता है। तो यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर मेरा यहाँ जगह है, तुम लोग इसके मतलब आज जो क्वेश्चन के उसके बाद भी लिख सकते हो। हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉट ट्रांसफर टू सीआरआर। कौन सा ऐसा मतलब रिजर्व है जो सीआरआर में यूज नहीं हो सकता है? एक हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दूसरा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो आज एमसीक्यू में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अच्छा, और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये भी एमसीक्यू में देखा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये सब यूज नहीं हो सकता है सीआरआर के लिए। फोर्थ नंबर पे कैपिटल रिजर्व, जो यहाँ पर लिख दिया था मैंने, आज ठीक करवाया, कैपिटल रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं होता है। और फिफ्थ नंबर पे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ठीक है, ये यूज नहीं होता है। ये 5 रिजर्व सीआरआर क्रिएट करने के लिए नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज करो, 10,000 तक यूज करो, तो हम लोग उसे यूज करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम लोग यूज नहीं करते। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट, फिर यहाँ पर एक पॉइंट जोड़ दिया है 100, ये प्रेफरेंस होगा, ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स कुड नॉट बी ट्रेस्ड बाय द कंपनी। जब पेमेंट करने का टाइम आया तो 100 प्रेफरेंस शेयर को कंपनी ट्रेस नहीं कर पाई, मतलब मिला नहीं वो लोग, ठीक है, कि उनको पेमेंट कर दे। तो 100 प्रेफरेंस शेयर वाले एब्सेंट थे तो उनको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट बोला है, कैन नॉट बी ट्रेस का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो सबसे पहले देखो, शेयर इशू हुआ है, डिवेंचर इशू हुआ है, ये पॉइंट लिख लेते हैं, शेयर इशू हुआ है, डिवेंचर इशू हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 32,
शेयर इशू करने का एंट्री हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ ये नहीं बताया कि कितना एप्लीकेशन है, कितना अलॉटमेंट है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 10 40,000। जब इक्विटी शेयर के बारे में कुछ नहीं बताएगा कितना करके हो रहा है तो 10 करके हमें मानना चाहिए। अच्छा, डिवेंचर का तो बता दिया है ₹50,000, तो डिवेंचर इशू का एंट्री क्या होगा? डिवेंचर वन टाइप ऑफ लोन होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 50,000। একটু আগের পেজটা দেখো। अच्छा, ঠিক আছে। अच्छा अब देखो ये रिडीम करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर, चलो उसका एंट्री कर लेते हैं। 14% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, प्रीमियम में रिडीम होगा तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10% है, तो 10% कितना हो जाएगा? 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000। अच्छा, अब सबसे पहले प्रीमियम का पैसा एडजस्ट कर लेते, टू प्रीमियम मतलब लॉस जो है उसे राइट ऑफ कर लेते, पैसा एडजस्ट नहीं लॉस राइट ऑफ करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो अगर ओल्ड मेथड से करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज हो जाएगा। अगर ओल्ड मेथड से करेंगे हम फिर यहाँ से ऑल्टरनेट करके एक बार दिखा देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 10,000, तो 10,000 का 10,000 यूज हो जाएगा अगर हम लोग ओल्ड मेथड से करेंगे। और अगर नए वाले मेथड से करेंगे तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे फिर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 38,000, ठीक है, पीएल डेबिट, तो 38 से 10,000 यूज करेंगे। अच्छा, अब सीआरआर क्रिएट करना है, कितना सीआरआर क्रिएट होगा वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम 1 लाख, 1 लाख ही था, ये देखो 1 लाख लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू। अभी तो हम लोगों ने ऐसा कितना सारा क्वेश्चन किया, एमसीक्यू में किया, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशू कितना? हाँ बोलो। 40,000 40,000। 40,000 तो कितना बचेगा? 60,000। ये सीआरआर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब सीआरआर क्रिएट करने के लिए हमें जो यूज करने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि ये सारा चीज यूज करो, वो सारा चीज हम लोग पहले यूज कर लेंगे। जैसे कि एडमिट क्लेम ऑफ रुपीज इतना वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का है, अच्छा ये तो यूज करने नहीं बोला है। डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व यूज करने बोला है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है, जरूरत होगा तो यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्री रिजर्व होता है, ठीक है। तो देखो सीआरआर में सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नहीं जाएगा। अगर हम लोग ओल्ड मेथड से जाते हैं, हम पहले ओल्ड मेथड से करके दिखाते हैं। अगर ओल्ड मेथड के रेस्पेक्ट में सोचोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वैसे भी खाली हो चुका है, और अगर खाली नहीं भी होता तो भी उसे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा रिजर्व यूज करेंगे? हम लोग यूज कर लेते हैं डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इसे यूज करने के लिए बोला है तो ये यूज कर लेते हैं, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इसे 10,000 यूज करने बोला है। अच्छा, उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये यूज कर लेंगे, कितना? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये यूज होगा 6,000, क्योंकि 4,000 क्लेम आया था, इसमें बचा है सिर्फ 6,000। 6,000 वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अच्छा, उसके बाद है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये फ्री रिजर्व होता है।
डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 12,000 था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 12,000 था, ठीक है। और बाकी हम लोग पीएल से यूज कर सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो 2 सीआरआर बोल के हम ओल्ड मेथड से दिखा रहे हैं, तो एक बार ओल्ड मेथड में ध्यान दो, हम न्यू मेथड से भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ओल्ड मेथड के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोगों ने पूरा यूज कर लिया, अगर नहीं भी यूज करते हैं तो भी हम लोग इसे तो यूज नहीं कर सकेंगे सीआरआर के लिए। तो सीआरआर के लिए क्या यूज होता है, फ्री रिजर्व, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व इसीलिए यूज किया, नॉर्मली नहीं होता है, क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई कर रहा है इसीलिए हम लोग उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखो डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व 10,000, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 6,000, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 12,000, ठीक है। ये पूरा यूज कर लिया, तो पीएल से कितना यूज करेंगे, 60,000 कंप्लीट करने के लिए। 10 एंड 12, 22 और 6 कितना हो गया, 28 और 60 कितना 32 यूज, बचेगा। 32, ठीक है। 32,000 का सीआरआर बनेगा। और अगर हम लोग नए मेथड से करते हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट रिवेट रिजर्व 10,000, अच्छा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 6,000, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 12,000, ठीक है। और पीएल जो है ऑलरेडी 10,000 यूज हो चुका है, कितने में से, 38,000 में से। 38,000 में से अगर 10,000 यूज हो चुका है तो बचा है कितना, 28,000। देखो क्योंकि हम लोग पुराने वाले मेथड नए वाले मेथड से कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं किया, रिडेम्पशन को पे ऑफ करने के लिए हम लोगों ने पीएल को यूज किया। तो पीएल तो ऑलरेडी कम हो चुका है 10,000 से, तो 28,000 का ही है। तो सीआरआर लेकिन पूरा इससे नहीं होगा, देखो कम हो जाएगा, सीआरआर नहीं होगा, है ना। सीआरआर कम हो जा रहा है ना, ये 60,000 नहीं आएगा, कितना कम होगा, 28 माइनस 38,000 करके 4,000। हाँ ये कम हो जाएगा 4,000, ठीक है। 4,000 कम हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है नए मेथड से पुराने मेथड से, जस्ट हम इसीलिए कंपेयर करके दिखा रहे हैं। देखो ये नए मेथड से हो पाना मुश्किल हो जाएगा, क्यों, नए मेथड के हिसाब से ये क्वेश्चन बना नहीं है। ये जो बैलेंस शीट बना हुआ है ना, ये पुराने मेथड को ही सपोर्ट कर रहा है, नए मेथड से तो सीआरआर जो है बनेगा नहीं, 60,000 पूरा नहीं होगा, तो ये नए मेथड से हम लोग कर नहीं सकते क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे इसका आंसर जहां है वो पुराने मेथड से ही किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम जस्ट एक बार चेक करके देख रहे थे कि इसमें नया मेथड अप्लाई होगा कि नहीं, बट नया मेथड अप्लाई नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है शॉर्ट हो जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और जो ये बाकी रिजर्व जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसको तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से नहीं होगा। ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुराने मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पुराने मेथड से ही हम लोग करेंगे, यहाँ पर नहीं होगा, तो ये वाला मेथड ही हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होता प्रॉफिट तो नए मेथड से भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। अच्छा ये हो गया, सीआरआर क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। अब क्या होगा, अब जस्ट हम लोग पे कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और वर्कमैन कंपेंसेशन का हम लोग एक एंट्री चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से, ये देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इस तरह से डेबिट 4,000 कम हो गया टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, क्योंकि बहुत सारा एंट्री लिखने के लिए बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो ये 4,000 क्यों कम हो गया, ये एंट्री हम लोग एक लिख सकते हैं। और पेमेंट का एंट्री लिखेंगे, हाँ। और एक बोला था कि अगर बैंक से लोन लेने का जरूरत है तो लोन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये बात यहाँ पर बोल रखा था। तो वो चेक करते लोन लेने का जरूरत होगा कि नहीं। यहाँ पर ये वर्किंग नोट आ गया बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नीचे लिख रहे हैं। तो अगर पे होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कितना करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ड्यू कितना किया था हम लोगों ने, कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा, 1,10,000। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट में कि कुछ लोगों को ट्रेस नहीं किया गया, ये देखो 100 प्रेफरेंस शेयर को हम लोगों ने ट्रेस नहीं किया, तो पेमेंट कम लोगों को करना पड़ेगा। कितने लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, जब हम लोग पेमेंट करेंगे कितने लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, 14% प्रेफरेंस शेयर 1,00,100 वाला है, तो कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 100 करके देखो कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर था,
1000, ठीक है। अगर 100 रुपए करके एक एक प्रेफरेंस शेयर है और हम लोग का कैपिटल रेज हुआ है 1 लाख, तो कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर था? 1000 में से अगर 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रेस नहीं किया जा रहा है तो कितने लोगों को पे करना पड़ेगा? ये पहले सोचो। अगर 1000 में से 100 लोगों को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो कितने लोगों को पे करना पड़ेगा? माइनस करके 900, 1000 माइनस 100 करो 900, ठीक है। 900 लोगों को पे करना पड़ेगा और एक एक लोगों को कितना पे करना है? 10% प्रीमियम के साथ, यानी 110, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 99,000। हाँ, 99,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट का यहाँ पर जो पैटर्न है, मतलब जो डेटा है वो लेकिन चेंज हो जाएगा, एज इट इज ये नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों को हम लोगों ने ट्रेस नहीं किया है। लेकिन बैंक लोन का जरूरत पड़ा कि नहीं वो तो चेक नहीं किया, वो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए एक वर्किंग नोट चाहिए, हम ये पीछे बना लेते हैं, ठीक है। वो वर्किंग नोट मिडिल में आ गया, हम अब यहीं पर बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, तो हम लोग एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और वहां पर देखेंगे कि बैंक लोन का जरूरत होगा कि नहीं। तो बैंक का जितना भी नेसेसरी एंट्री है वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, टू बैलेंस बीडी जो है ये 1 लाख आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी 1 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नहीं, बैंक का बैलेंस कितना था? इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस 10,000, तो फिर 1 लाख नहीं होगा, 10,000 ही लिखना पड़ेगा। वो बैंक बैलेंस के अलावा कुछ और भी हो सकता है। 10,000, ठीक है। अच्छा, अब बैंक का क्या एंट्री था पूरे क्वेश्चन में, देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, तो क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। अच्छा, डिवेंचर भी इशू हुआ है, बैंक टू डिवेंचर, टू डिवेंचर 50,000। अच्छा, यहाँ पर पंद्रह 15,000 रखने के लिए बोला है। ये देखो, ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पर बोला है ना, ये देखो 15,000 क्लोजिंग बैलेंस रखना पड़ेगा, तो बाई बैलेंस सीटी 15,000, ठीक है। अच्छा, और कुछ दिख रहा है बैंक का? 1,10,000 ड्यू था, लेकिन बाद में पता चला कि हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो पेमेंट कम हुआ। वो मैंने पहले कैलकुलेट करके दिखा दिया, लेकिन जब हम लोग ड्यू किए थे तो हम लोग को तो ये लगा था 1,10,000 पे करना पड़ेगा, तो क्या लोन लेना पड़ेगा? देखो 1,10,000 का जरूरत है हमें, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। हमारे पास 10,000 है, माइनस कर दो। 1,10,000 चाहिए, 10,000 है, ठीक है, और 40,000 भी है और 50,000 भी है, ठीक है। मतलब पैसे का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सीआरआर ये सब नहीं, हम लोग बैंक का कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे 15,000 रखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे 15,000 जो है ये बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मेरा बैलेंस, मुझे क्या लोन लेना पड़ेगा? ये सोचो, मुझे 1,10,000 रुपए का जरूरत है, ऐसा सोच के तो मैंने काम शुरू किया, और मुझे 15,000 बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मुझे टोटल कितने पैसे का जरूरत है? 1,25,000, ठीक है। उसमें से मेरे पास कितना पैसा है? 40, 50, 90 और 1 लाख है। तो मुझे कितना पैसे का जरूरत हो जाएगा लोन लेने का? लोन तो लेना पड़ेगा मुझे। देखो 100 शेयर ट्रेस नहीं हुए, हम लोगों ने जब पेमेंट किया तब 99,000 किया, वो सही बात है। लेकिन जब हम लोगों ने ड्यू किया था तब हमको पैसे का जरूरत हम लोगों को इतना था 1,10,000, ठीक है। और 15,000 हमें क्लोजिंग बैलेंस में रखना था, और हम लोगों के पास पैसा अवेलेबल था 10,000, और 40,000 शेयर इशू करके आया, डिवेंचर इशू करके 50,000 आया। तो बाकी अगर चाहिए तो लोन ले सकते हैं, ऐसा बोला गया था यहाँ पर। ये देखो, raise necessary bank loan to provide fund for redemption and to have rupees 15,000 as bank balance। तो टू लोन, ठीक है, बैंक टू लोन, लोन हो जाएगा यहाँ पर कितना? 15,000। ये तुम लोग चाहो तो मतलब ऐसे नहीं करके नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो लोन तो एक रेज करना पड़ेगा, तो लोन का एंट्री ना यहाँ पर कर देते, उसके बाद ही पेमेंट का एंट्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लोन का एंट्री करके दिखा देते। तो यहाँ पर मैम वो बैंक बैंक अकाउंट में तो 25,000 आया ना बैलेंस। 25 बोला था। 25,000 नहीं पर वो क्या कहते हैं, बैलेंस आया। टोटल मैच नहीं हुआ दोनों का।
मैच नहीं हुआ ना। मैच नहीं। एक तरफ बैंक 1,15,000 है और 1,25,000 है। अच्छा 1,25,000। तो लोन मैम 25,000 हो रहा है तो ओ लोन 25,000। अच्छा Yes, तब ma'am. लोन 25,000 कर दो। हाँ लोन 25,000 ही होगा, ठीक है, वो 15 लिखा गलत हो गया, हाँ 25,000 ही होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू लोन 25,000, इतना लोन ले लिया। अब हम लोग जब पेमेंट करने गए तब देखे कि 100 जो है वो ट्रेस नहीं हो रहा है, तो 99,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन बच रहा है यहाँ 33, बाकी तो मैंने सारा करवा दिया। यहाँ से बस एक क्वेश्चन 33 और एकदम स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन 31। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, 31 और 33 बस ये दो करने से ही हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये दो होमवर्क डिस्कस करके दूसरा कोई टॉपिक करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।